हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। तो ये आपकी क्लास है मॉड्यूल M1R5 के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 MCQ को। ठीक है। और ये सारे MCQ होंगे आपके चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब से। ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन चैप्टर के बाद जो आपके 4 चैप्टर्स बचे थे, उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे MCQ के थ्रू, और MCQ के थ्रू हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो अगर मैं अभी सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगे, और टाइम भी बहुत कम है। तो इसीलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हम क्वेश्चन के हेल्प से उन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब WWW की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर वाइज MCQ सीरीज को, और यहाँ पे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो यहाँ पे आपको हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेंगे। सो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उन्हें भी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे इजीली। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, लैन मैन और वैन का यूज़ कौन सी पीढ़ी मतलब जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है। तो देखो, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट नाउ हम कंप्यूटर की किस जनरेशन में है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आप दोगे 5th जनरेशन। ठीक है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस जनरेशन में हम किस पर वर्क कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हम काम कर रहे हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग पे। ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो IoT भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में IoT अवेलेबल है तो आप उसे भी मार्क कर सकते हो, मशीन लर्निंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो बात कर रहे हैं वेबसाइट के एड्रेस की। ठीक है। तो क्या उसे यूज़र ID बोलते हैं? नो। URL बोलते हैं, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, URL। तो जिस तरीके से आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस की हेल्प से आप उस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पे इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में URL की फुल फॉर्म बतानी है। मैंने बहुत बार इसकी फुल फॉर्म डिस्कस करी है अपनी क्लासेस में, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपसे FTP की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फुल फॉर्म रिलेटेड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। तो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का यूज़ हम जब करते हैं जब हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन 2 कंप्यूटर। ठीक है। जब आपकी फ़ाइल किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है, तो वहाँ पे उसे कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको फुल फॉर्म्स भी समझ के जानिए, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 में। तो आपको इस डेट को अच्छे से याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको यहाँ पे पैन की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है। तो लैन मैन वैन में से किसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी पर्सन के पर्सनल जोन में बनता है। ठीक है। जैसे कि आपका ब्लूटूथ। ठीक है। तो आप ब्लूटूथ की हेल्प से अपने पर्सनल जोन में अवेलेबल सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू भी है, बैडू भी है, वॉल्फ्रैम अल्फा इज नॉट अ सर्च इंजन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, गूगल आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है, लेकिन जो गूगल क्रोम है ना आपका, वो सर्च इंजन नहीं है, वो आपका गूगल क्रोम क्या होता है, ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो गूगल क्रोम आपका होता है वेब ब्राउज़र। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इस पॉइंट में कन्फ्यूजन रहती है कि गूगल क्या होता है और गूगल क्रोम क्या होता है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र। क्लियर हो गया? तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या था। तो सबसे पहले सर्च इंजन का नाम था आर्ची। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसे। सो यहाँ पे आर्ची वॉज द फर्स्ट सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वाइड वेब WWW मानक किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड है। मानक मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वर्ल्ड वाइड वेब आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, W3C। ठीक है, तो W3C और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड को बनाया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे वेब आएगा। ये दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो बटन का कार्य क्या है। रेडियो बटन किस लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो आपने फॉर्म्स में देखा होगा रेडियो बटन को। तो रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन। किसी सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हम सेलेक्ट करते हैं यूजिंग चेक बॉक्सेस। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है कि चेक बॉक्स का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन के साथ सिर्फ आप एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज़ कर पाओगे यूजिंग रेडियो बटन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है। तो कौन सा सर्च इंजन यूज़ होता है चाइना में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैडू, गूगल, याहू या फिर बिंग। तो बैडू ऑप्शन नंबर ए। चाइना में गूगल, याहू और बिंग ये सर्च इंजन नहीं वर्क करते, ये सारे बैन है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ बैडू ही काम करता है। तो ये चाइना का खुद का सर्च इंजन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो यहाँ पे रीडू करने की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Y, और अंडू अगर आपसे पूछेंगे तो अंडू की होती है क्या, Ctrl+Z होती है। रीडो का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी टास्क को दोबारा से परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो Ctrl+Y का, और अगर किसी टास्क को आपको अनडन करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे Ctrl+Z का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, WWW के आविष्कारक कौन है, मतलब इसके इन्वेंटर कौन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था, इनका नाम आपको अच्छे से याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है आपके लिए और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर ली। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो क्रोम तो होता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स भी होता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, सफारी भी होता है आपका, लेकिन गूगल प्लस आपका कोई ब्राउज़र नहीं है। ये एक एप्लीकेशन है फ्रॉम द गूगल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, गूगल प्लस कोई वेब ब्राउज़र नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, वेबसाइट नाम में से HTTP क्या है। तो वेबसाइट के नेम में HTTP क्या होता है। तो ये आपका होता है एक प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के एड्रेस में, और कई बार आप देखते हो यहाँ पे लिखा होता है HTTPS। ठीक है,
HTTPS, तो इस S का मतलब क्या होता है? सिक्योर, ठीक है, सिक्योर होता है, मतलब SSL लेयर इस वेबसाइट में यूज़ की गई है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो कौन सी टोपोलॉजी में सारे नोड, सारे डिवाइसेस या कंपोनेंट्स को हम एक ही केबल से कनेक्ट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो हमने रिंग, बस, मैश और स्टार, हाइब्रिड ट्री, सारी टोपोलॉजी को डिस्कस किया था डिटेल में। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही केबल से, मतलब लेट सपोज ये आपके पास केबल है और इसी केबल से आपका डिवाइस ए यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, डिवाइस बी यहाँ पे कनेक्टेड है और डिवाइस सी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से सिंगल केबल पे, जैसे हम बोलते हैं बैकबोन या फिर सिंगल लेन, उसी केबल का इस्तेमाल करके सारे डिवाइस कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपके वेब पेज में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे क्लिक करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। लेट सपोज आपने किसी वेबसाइट को खोला और उसके ऊपर होम पे क्लिक किया, तो होम पे क्लिक करते ही दूसरा पेज वहाँ पे ओपन हो जाता है, तो वो होता है एक आपका हाइपर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर लिंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो डिवाइस दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर देता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गेटवे। तो यहाँ पे गेटवे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गेटवे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, HTML का पूरा नाम क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, HTML की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी है, तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया गया? VSNL, IETF, इंटर, NIC या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, यहाँ पे URL इज द आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट में बताने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है यहाँ पे, तो मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, पूरी फुल फॉर्म है आपकी मॉडेम की, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, डी मॉड्यूलेटर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये आपकी मॉडेम की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे काम करता है आपका इंटरनेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? TCP/IP, ठीक है। तो यहाँ पे TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा IP को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे वर्क करता है आपका इंटरनेट। क्लियर हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, ठीक है।
तो मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है, ठीक है। मैक एड्रेस को कई बार हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस भी ये होता है। तो ये 48 बिट्स का होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेंगे आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो आईपी एड्रेस होता है आपका 32 बिट्स का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है और आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की इंटरनेट के लिए पैसा किसे देते हैं। अगर आपको अपने घर में इंटरनेट लगवाना है तो उसके लिए आप किसे पेमेंट करोगे, आप करोगे आईएसपी को। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। तो जो आपके आईएसपी होते हैं ना, उनसे आप इंटरनेट लेते हो, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन लेते हो अपने घर में, अपने ऑफिस में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को क्या कहते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो सबसे पहला पेज, जो मेन पेज आपके सामने खुल के आता है वेबसाइट का, उस पेज को क्या कहते हैं, ठीक है। उस पेज को हमने एक नाम दिया है और उसको बोलते हैं हम यहाँ पे डेड एंड, होम पेज, फ्रंट पेज या फिर बैक एंड पेज। तो स्टूडेंट्स को होम पेज और फ्रंट पेज में कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम पेज, ठीक है। तो होम पेज होता है हमारा मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड वेबसाइट एड्रेस कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। देखो @ तो कभी आता ही नहीं है वेबसाइट के एड्रेस में, हैश भी नहीं आता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन मिसिंग है, .com .in, ये यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉपर वैलिड वेबसाइट एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए www.oleveladda.com ये आपका क्या है, वैलिड वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। तो इट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। सो किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू आप किसी भी क्लाइंट को उसका आईपी एड्रेस असाइन करते हो, ठीक है। तो हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है DHCP से, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, ये एक टाइप का क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र प्रोग्राम बोल लो या फिर वेब ब्राउज़र बोल लो, एक ही सेम बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। NIC का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपसे NIC की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके CPU के अंदर क्या होता है, आपका NIC कार्ड इंसर्ट होता है, ठीक है। मदरबोर्ड में लगता है आपका NIC कार्ड। तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए आपको NIC कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। IPv6 एड्रेस की साइज क्या होती है, ठीक है। तो आपके दो टाइप के एड्रेस होते हैं, IPv6 और IPv4, ठीक है। सो लास्ट टू लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था इसे आपके IoT वाले क्लास में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 128 बिट्स, ठीक है।
तो 128 बिट्स होते हैं आपके IPv6 में और 32 बिट्स होते हैं आपके किस में, IPv4 में। ठीक है, तो IPv6 में 128 बिट्स और IPv4 में होते हैं आपके 32 बिट्स। तो आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके एड्रेस के बिट्स होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? ठीक है, सो अगर आपको फ्री में ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट यहाँ पे है? rediff.com, lycos.com, ई पत्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नेटवर्क का जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो क्या है? संचार मतलब कम्युनिकेशन करना, संसाधन भागीदारी, ठीक है, विश्वसनीयता मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई। ठीक है, तो आप इसे ट्रांसलेट कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइट से हो तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या होता है, 3 मोड अवेलेबल होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स बोलो या सिंपल मोड बोलो, इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक बारी में एक ही ट्रांसफ़र करेगा डेटा को। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंडर है, यहाँ पे आपके पास रिसीवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका नेटवर्क है ये इस तरीके से है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंडर ही रिसीवर को डेटा सेंड करेगा, इसी साइड से डेटा का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो डेटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन सिंप्लेक्स मोड। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो इसमें क्या होता है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ठीक है, सेंडर है, रिसीवर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा का ट्रांसफ़र ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही मतलब एक ही साइड से डेटा का ट्रांसफ़र होगा, या तो सेंडर भेजेगा या फिर रिसीवर भेजेगा, दोनों एक ही टाइम पर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं इन हाफ डुप्लेक्स मोड। और एक आपका होता है फुल डुप्लेक्स मोड, उसमें क्या होता है कि सेंडर भी डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर भी डेटा को सेंड कर सकता है। ठीक है, तो डेटा ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइम पे दोनों सेम टाइम पर भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम टाइम नहीं होता है। ठीक है, लेट मी राइट, यहाँ पे सेम टाइम नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही काम करेगा, सेम टाइम, नॉट एट सेम टाइम। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नॉट एट सेम टाइम। ठीक है, डेटा का ट्रांसफ़र दोनों सेम टाइम पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम पर हो सकता है। तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड डेटा एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। ठीक है, कर सकते हैं वो सेंड। सो यहाँ पे ये सिंपल हो गया आपका, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया और ये आपका डुप्लेक्स हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है जब दो लोग बात करें एक समय में सिर्फ एक ही साइड से बात हो सकती है तो उसे बोलेंगे क्या, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो एक बारी में सिर्फ एक ही पर्सन बोलेगा, जैसे कि आपके कहाँ होते हैं, वॉकी टॉकी में होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। और जब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन पे तो हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड को, मतलब बोथ स्पीकर भी और आपका रिसीवर भी दोनों ही बोल सकते हैं ना उस टाइम पर। तो वॉकी टॉकी आपका एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का, और टेलीफोन जो हम यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल है आपका फुल डुप्लेक्स का। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। और अगर बात करूँ सिंप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल की, तो जैसे
आप रिमोट से टीवी ऑन करते हो, ठीक है, तो रिमोट से आपका डेटा सेंड होता है टीवी की तरफ, ठीक है, वापस तो कभी आता नहीं डेटा ना, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सिंपलेक्स मोड, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, रिमोट से आपने इंस्ट्रक्शन दिया और आपका वो चैनल वहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन टीवी वापस से कोई डेटा सेंड नहीं करेगा आपके रिमोट को, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप सिंपलेक्स मोड। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सिंपली। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आईएसपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि आईएसपी कौन होते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट कनेक्शन किन से लेते हैं, ठीक है, किसे आप पेमेंट करके आते हैं इंटरनेट के लिए, तो हम करते हैं आईएसपी को पेमेंट। अब आईएसपी क्या होता है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका देखो बीएसएनएल हो गया, ठीक है, आपका हो गया एयरटेल, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको इंटरनेट दे रहे हैं और आप इन्हें पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही इसकी फुल फॉर्म बता दी थी ऊपर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है, तो देखो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये ऊपर आ चुका है, ठीक है, सो इसे आप समझ लेना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, https://www.oleveladda.com इस URL एड्रेस में प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास एक एड्रेस है, ठीक है, एक URL है, इसमें बोला गया है कि प्रोटोकॉल कौन सा है, तो बहुत आसान है, HTTPS यहाँ पे क्या है प्रोटोकॉल है, और S का मतलब यहाँ पे सिक्योर है, और HTTP का मतलब यहाँ पे क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को पता देने वाली प्रणाली है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, DNS का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो जो आईपी एड्रेस होता है ना उसे याद करना हम सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक डोमेन नेम चाहिए होता है, ठीक है, हमें हर एक वेबसाइट के लिए एक मिलता है एड्रेस, डोमेन नेम मिलता है ना, तो वो आपको कौन देता है, वो आपको देता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम हर एक आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम जनरेट करता है, जिसे याद करना बहुत आसान है, जैसे कि google.com एक क्या है आपका डोमेन नेम है जिसे याद करना हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर मान लो लेट सपोज उसका वेब एड्रेस होता है इस टाइप से 128.252.96.05, तो इसे याद करना कितना मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है, तो इसीलिए हर एक आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम को जनरेट करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DNS, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, FTP होता है इंटरनेट पे, बिल्कुल होता है, ईमेल होता है, ई-कॉमर्स होता है, और ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, SIM सिम का पूरा स्वरूप क्या है, तो यहाँ पे सिम जो आप यूज़ करते हो ना अपने मोबाइल फ़ोन में उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि आपके फ़ोन में जो सिम है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखो आज जान लो, उसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, तो मैं इसे लिख देती हूँ एक बार इंग्लिश में भी, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। देखो अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आई होप सो आपको यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वाई मैक्स दिए गए ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई है। तो जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी या फिर संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रांसलेट हो गया हिंदी में, तो टेक्नोलॉजी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपकी रिलेटेड है वाई मैक्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपका वाई मैक्स। वाई मैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे आप करिए गूगल और सर्च करिए ताकि आपको एक नया वर्ड, एक नई फुल फॉर्म याद हो जाए। ठीक है, और जो लोग जानते हैं उन्हें सिंपली कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, आजकल ये बहुत यूज़ होती है वाई मैक्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो इसकी फुल फॉर्म जो लोग जानते हैं वो कमेंट करेंगे और जो नहीं जानते वो इसे सर्च करके याद करेंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, बैकबोन संबंधित है। बैकबोन किससे रिलेटेड है, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या फिर इंटरनेट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में आता है आपका बैकबोन टर्म, बिकॉज जो इंटरनेट में नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं ना, नेटवर्क में जैसे कि हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी में जो आपकी सिंगल लेन थी वो आपकी एक बैकबोन थी। ठीक है, तो बैकबोन जो आपका एक टर्मिनोलॉजी है ना, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम किस में, इंटरनेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। मतलब 2G स्पेक्ट्रम में इस G का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन इज द राइट आंसर, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, आजकल 5G पे काम हो रहा है। ठीक है, और कई कई कंट्रीज में 5G आ भी गया है। ठीक है, सो G मतलब होता है जनरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या करती है, यहाँ पे आपसे पूछा है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार, सैटेलाइट टेलीफोन संचार। तो ये तो बहुत आसान ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्शन या फिर संचार के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, ब्लूटूथ का। ठीक है, तो आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हो किससे, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से कर सकते हो ना। तो यहाँ पे डिवाइसेस के बीच में वायरलेस कनेक्शन या कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, आपका गेटवे। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, इंटरनेट का मालिक कौन है। ठीक है, इंटरनेट का मालिक मतलब इंटरनेट का लैंडलॉर्ड कौन है कह सकते हो। तो यहाँ पे अमेरिका, रूस, भारत या कोई भी मालिक नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी इसका मालिक नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, IMEI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो IMEI एक नंबर होता है, आपके फ़ोन में अवेलेबल होता है। ठीक है, सो इस नंबर की हेल्प से क्या होता है कि हम किसी भी फ़ोन को, अगर वो चोरी हो गया है तो उसे वहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो IMEI नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो यहाँ पे
इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है। तो IPv4 एड्रेस मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो ये आपका होता है 32 बिट्स का होता है। ठीक है, तो इस एड्रेस की लंबाई बोलो या फिर लेंथ बोलो 32 बिट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना ईमेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखो, इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी को भी ईमेल सेंड कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको ईमेल को रिट्रीव करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो POP। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, और इस वक्त POP का वर्जन 3 चल रहा है, तो POP 3 ठीक है का इस्तेमाल करते हैं ईमेल को रिसीव करने के लिए। जब आपने सेंडर को ईमेल भेज दिए तो वो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अपनी ईमेल को रिट्रीव या फिर रिसीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे POP 3 और इसके साथ में होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम क्या करने के लिए, ईमेल को रिट्रीव करने के लिए। अब डिफरेंस क्या होता है POP 3 और IMAP में, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका POP 3 है उसमें क्या होता है, आपको ईमेल पढ़ने के लिए उस ईमेल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डाउनलोड करने की नीड यहाँ पे नहीं है। लेकिन IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होता है, आपको पहले ईमेल को डाउनलोड करना होगा, उसी के बाद आप उस ईमेल को रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस समझ लिया हमने बिटवीन IMAP एंड POP। तो आई होप सो आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लो O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और इस पर्टिकुलर क्लास की PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी PDF देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, और जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस के साथ, आपको उन सारे पॉइंट्स का ध्यान देना है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।